गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो आज आपके बीच में मैं नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर हूँ। आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है थोरासेंटेसिस। अब थोरासेंटेसिस उन पेशेंट्स में करने की नीड होती है जिनमें प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है। लंग्स के अंदर या तो वहाँ प्लूरल इफ्यूजन ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट हो जाए या एयर का कलेक्शन हो जाता है, तो उन पेशेंट्स में जिनमें प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है उन पेशेंट्स में थोरासेंटेसिस करने की आवश्यकता होती है। अब ये किसका बना होता है? ये प्लूरा का बना होता है। जो आपके लंग्स होते हैं वो प्लूरा के बने होते हैं। अब आपकी चाहे प्लूरा हो या पेरिटोनियम हो, प्लूरा हो या पेरिटोनियम हो, वो जनरली दो लेयर से बनी हुई होती है। जो ऊपरी सुपरफिशियल लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, और जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं हम विसरल प्लूरा। इन दोनों के अंदर क्या होता है? एक फ्लूइड का कलेक्शन रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं उसको। वो प्लूरल फ्लूइड क्या काम करता है, या मैं आपको बात करूँ, जो प्लूरा होती है अगर उनकी हम लोग कंपैरेटिव रूप से स्टडी करें, कोई भी जो दो लेयर्स हैं अगर उन लोगों की उनकी लेयर्स की हम कंपैरेटिवली स्टडी करें, तो जो आउटर लेयर होती है या सुपरफिशियल लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, और जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं हम लोग विसरल प्लूरा। इन दोनों के बीच में फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग, जो थोरासेंटेसिस के द्वारा हम लोग उसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, जो इन दोनों लेयर्स के बीच में होता है। वो क्या करता है? जो एक्सटर्नल शॉक होता है उस शॉक को क्या करता है? वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और बाहर से जो लंग्स के ऊपर जो फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। तो ये कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। दोनों जो लेयर्स हैं पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, उनके बीच में बहुत ही कम अमाउंट में होता है। इसका मेनली फंक्शन क्या होता है कि ये जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है और शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और फ्रिक्शन से बचाता है। तो हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उन सब में ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है, कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। बट जब कंडीशन क्या होती है कि जब इसमें इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाता है, किसी भी कोई भी इन्फ्लामेशन होता है उसकी वजह से वहाँ पर जो सेल प्रेजेंट होती है वो सेल्स क्या करती है कि उस फ्लूइड का ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेशन करना स्टार्ट कर देती है। ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादा अमाउंट में जब वहाँ सीक्रेशन होगा तो वो लेयर्स में क्या हो जाएगा? उस लेयर के बीच में स्पेस कम रह जाएगा, तो फिर लंग्स के ऊपर उनका क्या होता है? प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स का क्या होता है? जो उसकी वाइटल कैपेसिटी है, जो टाइडल वॉल्यूम उसका अंदर आना चाहिए, जो उसकी वाइटल कैपेसिटी है वो उसकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि वो कंप्रेस हो जाते हैं। कंप्रेस होने से हार्ट के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो दोनों के फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड होते हैं, उसकी वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ तो वहाँ पर जो हमारी लेयर्स हैं उसके बीच में लंग्स के अंदर में किसी भी फ्लूइड का या एयर का असेस अमाउंट में अक्यूमुलेशन हो जाना क्या कहलाता है? इफ्यूजन कहलाता है। तो इस इफ्यूजन को ड्रेन करना क्या कहलाता है? आपका थोरासेंटेसिस के द्वारा इसको क्या करते हैं? हम लोग ड्रेन करते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे हम ड्रेन करते हैं और कौन कौन से इसके माध्यम है, क्या क्या आर्टिकल्स की हमें नीड होगी, तो सारा प्रोसीजर्स हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके। क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी होती है वो क्वेश्चंस भी हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं थोरासेंटेसिस देख रहे हैं आप लोग। ये देखिएगा, ये लेयर्स होती है इसकी। ये लंग्स आपने दिखा होगा, देखिएगा ये लंग्स में देखिए यहाँ नीचे की साइड में इसमें क्या होता है? ये इफ्यूजन कलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो इसमें इफ्यूजन कलेक्ट हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो और आपको क्लियर होगा कि आपका जो लेफ्ट साइड का लंग है, इस लेफ्ट साइड के लंग में देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया? फ्लूइड का कलेक्शन हो गया। यहाँ पर देखिए क्लियरिटी इसकी नहीं है इतने वाले एरिया में। तो एयर अगर होगी तो वो अपर सरफेस में होगी, अगर फ्लूइड का कलेक्शन होगा तो वो लोअर सरफेस में होगा। तो उसको ये आपकी पैरासेंटेसिस निडल है यार, सॉरी थोरासेंटेसिस निडल, टी निडल बोला जाता है इसको। थोरासेंटेसिस ये निडल है, इसके द्वारा इसको ड्रेन किया जाता है, राइट। तो ये थोरासेंटेसिस है। अब आगे इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग कि थोरासेंटेसिस होता है क्या है। डेफिनेशन की मैं बात करूँ उसकी, थोरासेंटेसिस क्या होता है कि थोरासेंटेसिस इज ए परक्यूटेनियस प्रोसीजर या थोरेसिक कैविटी के थ्रू थोरेसिक से जाते हैं हम लोग, थोरेसिक स्किट से जाते हुए हम क्या करते हैं? उसको फ्लूइड को ड्रेन करते हैं। परक्यूटेनियस प्रोसीजर ड्यूरिंग विच ए निडल इज इंसर्टेड इनटू द प्लूरल स्पेस। जैसे मैंने बोला आपको कि प्लूरल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका एक्सेस अमाउंट में अक्यूमुलेशन हो जाता है, जमा हो जाता है। प्लूरल स्पेस एंड प्लूरल फ्लूइड्स इज रिमूव्ड आइदर थ्रू ए निडल
और कैथेटर। या तो आप उसको निडल के द्वारा, जो मैंने अभी आपको बताई है कौन सी निडल, तो थोरेसेंटेसिस निडल है यहाँ पर, वह कैथेटर को इंसर्ट करके उस फ्लूइड को रिमूव करना क्या कहलाता है, आपका थोरासेंटेसिस कहलाता है। तो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि परक्यूटेनियस प्रोसीजर जैसे हम लोग करते हैं पीटीसीएल पढ़ा होगा आप लोगों ने कार्डियो में, ठीक है, परक्यूटेनियस, ठीक, कोरोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है। इसी तरह ये क्या है, एक परक्यूटेनियस प्रोसीजर है, ठीक है। थोरेसिक मस्कुलर से आप एंटर करते हैं उसमें और फिर उसको फ्लूइड जो है उसको रिमूव किया जाता है, ये कहलाता है आपका थोरासेंटेसिस कहलाता है, राइट। या इसका दूसरा नाम भी है, ध्यान रखिएगा, थोरासेंटेसिस का दूसरा नाम है प्लूरल टैप करना या प्लूरल फ्लूइड एस्पिरेशन करना। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो प्रोसीजर में आपको IBQ इमेज बेस्ड क्वेश्चन देगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन के बाद में आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। तो वहां पर आपका थोरासेंटेसिस न देकर के अगर वो आपको देता प्लूरल फ्लूइड एस्पिरेशन या प्लूरल टैप देगा आपको, तो दोनों तीनों एक ही चीज है, प्लूरल टैप बोले, थोरासेंटेसिस बोले, या आपको प्लूरल फ्लूइड एस्पिरेशन बोले, सेम थिंग है, कंफ्यूजन होने की नीड नहीं है आप लोगों को। अब आप थोड़ा सा एक्सरे देखेंगे, देखिए थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं इस लोगों को। आजकल जो एम्स में जो पैटर्न दे रहा है वो पैटर्न आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चंस का है, क्योंकि थ्योरी सब लोग पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिकली बहुत कम लोग देखते हैं। तो आपने देखा होगा, जैसे मैं खड़ा हूँ एकदम, ये मेरा राइट लंग है, ये मेरा लेफ्ट लंग है, सेम ये दिख रहा है आपको। देखिए राइट लंग आपको बिल्कुल एकदम क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है, क्लियर विजुअलाइज हो रहा है, जबकि लेफ्ट लंग आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपको कुछ विजुअलाइज नहीं हो रहा है, कुछ विजुअलाइज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ फ्लूइड का क्या हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया। यहाँ पर कौन सा पैराइटल जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड का यहाँ पर क्या हो गया, जो आपकी विसरल लेयर और पैराइटल लेयर है उनके बीच में यहाँ फ्लूइड का कलेक्शन हो गया। तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम लोग, आपकी जो थोरासेंटेसिस निडल है उसके द्वारा इस फ्लूइड को क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा लंग आपका फ्लूइड का डिफ्यूजन इकट्ठा हो गया, कौन से वाले लंग में, आप देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला जो लंग है वहां पर डिफ्यूजन का कलेक्शन हो गया है, राइट। इंडिकेशंस की बात करें हम लोग कि इंडिकेशंस क्या क्या है इसकी। इंडिकेशन की अगर हम बात करें कि किस किस कंडीशन में आप थोरासेंटेसिस करेंगे, कि प्लूरल डायग्नोस्टिक पर्पस की अगर बात करें हम लोग, अगर डायग्नोस्टिक पर्पस से, तो प्लूरल इफ्यूजन, न्यूमोथोरेक्स, अगर ब्लड का कलेक्शन हो गया तो वो हीमोथोरेक्स कहलाता है, अगर वहां पर एयर का कलेक्शन हो रहा है तो वो कहलाएगा आपका न्यूमोथोरेक्स। एम्पाइमा की कंडीशन, उसमें भी आप क्या करते हैं, थोरासेंटेसिस करेंगे उस कंडीशन में। अगर थेरापेटिक पर्पस की बात करें हम लोग, तो लार्ज प्लूरल इफ्यूजन। थेरापेटिक की बात करें हम लोग, तो थेरापेटिक में यहाँ हम कर सकते हैं, आप कितना ड्रेन कर सकते हैं एक बार में। थेरापेटिक अगर हम बात करें तो 1000 ml टू 1200 ml आप फ्लूइड को क्या कर सकते हैं, ड्रेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, आपका ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा कि वन टाइम पे अगर हम थेरापेटिक पर्पस से थोरासेंटेसिस कर रहे हैं, फ्यूजन को अगर हम ड्रेन कर रहे हैं, तो कितने अमाउंट में उसको ड्रेन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1000 से लेकर के 1200 ml फ्लूइड को थेरापेटिक पर्पस से आप उसको ड्रेन कर सकते हैं। लार्ज प्लूरल इफ्यूजन का मतलब यही है। दूसरा मैंने आपको बताया ऊपर, जस्ट इससे अभी थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, कि अगर आप डायग्नोस्टिक पर्पस से बना रहे हैं प्लूरल इफ्यूजन या न्यूमोथोरेक्स, आपका न्यूमोथोरेक्स है, एम्फाइमा बना है, तो डायग्नोस्टिक पर्पस से अगर आप प्लूरल इफ्यूजन को एस्पिरेट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में कितना ले सकते हैं आप, 30 ml टू 60 ml प्लूरल इफ्यूजन को ड्रेन कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन डाइवर्ट होकर के आएगा। अगर आपने डायग्नोस्टिक पर्पस से लेना है तो 30 टू 60 ml फ्लूइड ड्रेन करेंगे। अगर आपको ड्रेन करना है थेरापेटिक पर्पस से, तो आप वन टाइम में 1000 से लेकर 1200 ml फ्लूइड को ड्रेन कर सकते हैं। बी क्लियर, कंफ्यूजन नहीं। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें हम लोग, किन किन कंडीशन में आप कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे, कब आप थोरासेंटेसिस नहीं कर सकते हैं, कि कोएगुलेशन की कंडीशन में, अगर पेशेंट का प्लेटलेट्स लेस देन 20,000, अगर आपका 20,000 से कम आ रहा है, प्लेटलेट्स इज लेस देन 20,000 से अगर कम आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे। PTINR की बात करते हैं, जब भी हम कोई प्रोसीजर करते हैं, हाइड्रेट करते हैं लेयर्स को, आपकी यूरा को, तो उस कंडीशन में उसका PTINR चेक किया जाएगा, उसका प्रोथर्मेंट टाइम क्या है, INR उसका टाइम क्या आ रहा है, तो PTINR और साथ में उसका BTCT किया जाता है पेशेंट का, ठीक है। तो ये तीनों चीज ध्यान रखिएगा कि प्लेटलेट्स नॉट लेस देन
20,000 पीटी INR आपका ठीक होना चाहिए, BTCT आपका ठीक होना चाहिए। एक्टिव अगर कोई स्किन इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में आप नहीं करेंगे। एटेलेक्टेसिस अगर ठीक है, लंग्स में अगर इकट्ठा हो गया है तो वो कंडीशन कराएगा आप एटेलेक्टिसिस में की कंडीशन में भी आप कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे। ओनली वन फंक्शनिंग लंग, अगर आपका एक ही लंग फंक्शन कर रहा है तो उस कंडीशन में भी आप इसको कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे। वो लंग्स आर फंक्शन कर रहे हैं उसी कंडीशन में, ठीक है। सीवियर कफिंग की अगर कंडीशन है, लंग में इन्फेक्शन है आपको, तो उस कंडीशन में सीवियर कफ हो या हिकॉप्स, आपको हिचकी अगर आ रही हो, सीवियर कफिंग हो, तो उस कंडीशन में भी आप कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे। अनकोऑपरेटिव पेशेंट को, अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे, उसको कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन वजह कोई सी भी कंडीशन आपसे पूछ लेगा बिफोर द प्रोसीजर, बिफोर प्रोसीजर करने से पहले आप क्या करेंगे, वही जो यूनिवर्सल हमारा रूल है कि एक्सप्लेन द पर्पस, रिस्क क्या है उसकी, क्या हो सकता है पेशेंट को, बेनिफिट्स क्या होंगे आपको, एंड स्टेप कौन से स्टेप हैं जो आप क्या करेंगे। पहले आप आपको ठीक है एनेस्थेटिक उस पार्ट को क्या करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया देंगे, यहाँ पार्ट को सुन कर देंगे, उसके बाद में नीडल डाली जाएगी, उससे फ्लूइड को ड्रेन किया जाएगा, उससे आपको ये बेनिफिट्स होंगे। तो पर्पज क्या है उसके, एक्सप्लेन द पर्पज, आप ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसका उद्देश्य क्या है, इससे क्या फायदा होगा आपको, रिस्क क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, और कौन सी स्टेप्स होगी ऑफ द प्रोसीजर एंड ऑब्टेन कंसेंट। क्या ध्यान रखिएगा, रिटर्न कंसेंट की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। रिटर्न कंसेंट या मैं बोलूँ इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात करते हैं हम लोग, इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट और अप्रोप्रिएट लीगल डिजाइन, ठीक है। लीगल केस, क्योंकि कल कोई पेशेंट को होता है तो मेडिकल लीगल MLC से बचने के लिए उस कंडीशन पे क्या करेंगे आप लोग, उससे प्रॉपर आप लीगल डिजाइन में कंसेंट ले लेंगे। तो इसका रीजनल आपका रैशनल है कि एन एक्सप्लेनेशन हेल्प ओरिएंट द पेशेंट टू द प्रोसीजर, असिस्ट एंड कॉपिंग एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन एंड verbals, question and verbalize। अभी देखिए टाइम में जो मैंने आपको पहले बताया कि एक्सरे के बारे में डिस्कस कर चुका हूं मैं कि इसमें आपका लेफ्ट लंग है वो अफेक्टेड हो रहा है। डू डायग्नोस्टिक टेस्ट सच एज, आपको चेस्ट एक्सरे कंफर्म करना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड पेशेंट का करवाइएगा ताकि आपको कंफर्म हो सके कि कौन सा लंग उसका अफेक्टेड है और किस साइड हमें थोड़ा सेंटेंसिस प्रोसीजर करना है, ठीक है। तो ये पहले आपको एक्सरे का करवाना होगा और अल्ट्रासाउंड करवा करके क्रॉस चेक आपको करना है टू डिटरमाइन द अफेक्टेड लंग, कौन सा लंग उसका अफेक्टेड है। चेक प्लेटलेट्स काउंट की मैंने बात की अभी आप लोगों को, एंड और प्रेजेंस ऑफ कोएगुलोपैथी, कोएगुलोपैथी में आपकी BTCT PT INR आपको करवाना है उसका पेशेंट का। इसका रेशनल है कि प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन सच एज ब्लीडिंग पेशेंट को हो जाए ड्यूरिंग प्रोसीजर, तो उससे बचने के लिए आप पहले उसका कोएगुलेशन थेरेपी देख लेंगे, BTCT सारा चीज आप चेक कर लेंगे पेशेंट का। अब प्रिपरेशन इक्विपमेंट की हम बात करते हैं कि आपके पास में क्या क्या इसमें इक्विपमेंट्स होनी चाहिए जिनकी नीड है। एग्जामिनर पूछ लेगा कि इनमें से ये इक्विपमेंट किस प्रोसीजर में यूज होगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपका ड्रेसिंग सेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब्राहम नीडल की बात करते हैं, अभी आपको मैं शॉर्ट करूंगा अगले वाले में। नीडल जो हम यूज करते हैं उसको बोला जाता है अब्राहम नीडल। आपसे यहीं से पूछ लेगा कि अब्राहम नीडल आप कहाँ यूज करते हैं, किस प्रोसीजर में यूज की जाती है अब्राहम नीडल। अब्राहम नीडल यूज की जाती है आपकी थोरासेंटेसिस में। सिरिंज होनी चाहिए वहाँ आपकी 20 ml की और 10 ml की आपके पास सिरिंज होनी चाहिए। नीडल्स ध्यान रखिएगा, जो नीडल आपकी है वो आपको यूज करनी है 23 गोज की, तो यहाँ यूज करेंगे किस चीज़ के लिए, जो आप लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, लोकल एनेस्थीसिया जो दे रहे हैं उसके लिए आप 23 गोज की नीडल यूज करेंगे। बट आपको वहाँ यूज करनी है जो आपका थोरासेंटेसिस प्रोसीजर के लिए यूज कर रहे हैं, वहाँ पर कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पर आपको जो कैनुला होता है जिसको हम ग्रीन कैनुला बोलते हैं। ग्रीन कैनुला कितने गेज का होता है, 18 गेज का होता है, तो 18 गेज का आपको कैनुला यहाँ यूज करना है। कहीं बुक्स आपको 16 गोज लिखी हुई मिलेगा, आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपका यहाँ ध्यान रखना है, आपको 18 गोज ही ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेराइल ग्लव्स आपके पास होने चाहिए, प्रोवाइडेड आयोडीन का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए, लोकल एनेस्थीसिया के लिए 2% जाइलोकेन आपके पास होना चाहिए। लोकल एनेस्थीसिया की मैं बात करूं तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, 2% आपका जाइलोकेन होना चाहिए यहाँ पे, ताकि उससे आपको लीडोकेन जिसको बोलते हैं या जाइलोकेन आपके पास होना चाहिए, लीडो कार्ड भी बोलते हैं उसको, कई नाम से प्रोविडेंट होता है। फॉर्मलिन की बोतल होनी चाहिए, अगर आपने कोई भी उसकी बायोप्सी ली है, कोई भी बायोप्सी कलेक्ट करनी है तो उसके लिए बायोप्सी बोतल रखनी है आपको, फॉर्मलिन की बोतल रख ली है। यूरिन बोतल आपको ये कल्चर के लिए और
रोटी और कल्चर के लिए 2 बोतल्स आपके पास होनी चाहिए कल्चर सेंसिटिविटी के लिए। 3 वे स्टॉप पोक होना चाहिए। 3 वे जो कैनुला होता है आपने जो नीडल के आपको पीछे लगाना होता है, तो 3 वे कैनुला होता है वो आपके पास 3 वे स्टॉप पोकर आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ क्लियर होगी। ड्रेसिंग सेट आपके पास राउंड नीडल होती है, कनेक्टिंग ट्यूबिंग होती है, सिरिंज होती है। नीडल्स में 18 गेज की आपके पास होनी चाहिए, स्टेराइल ग्लव्स होने चाहिए, मास्क होने चाहिए आपके पास में, प्रोवाइडेड आयोडीन। एक सीट होनी चाहिए आपके पास में, ड्रैप सीट। ड्रेसिंग सेट में आपका ये आ जाएगा आपका ड्रैप सीट। ड्रेप जो सीट है आपकी ओटी सीट जिसकी बात करते हैं हम लोग, वो ओटी सीट या ड्रेप सीट इसमें आपके ड्रेसिंग सेट में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपके चिप उसको ड्रेसिंग करने के लिए इसमें ड्रेसिंग सेट में आपकी एडेसिव या प्लास्टर भी आ जाएगा उस कंडीशन में। टेकाटर्म हो आपका पास में, लाइनाप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो भी अवेलेबल है आपके पास में, वो सारा इसमें ड्रेसिंग सेट में पूरा आ जाएगा आपके पास। पैड आ जाएगा उसमें स्टेराइल। तो ये आपके पास में सारी एसेसरीज होनी चाहिए, ये इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अभी आप बात कर रहे थे अब्राहम्स नीडल की, ये होती है आपकी अब्राहम्स नीडल। अब्राहम्स नीडल ये वाली होती है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो। IBQ इन द फॉलोइंग डायग्राम विच इमेज, नाम क्या है इसका, उस कंडीशन में आपकी कौन सी नीडल है, ये अब्राहम नीडल है। कहाँ यूज की जाती है, थोरासेक्टसिस में यूज की जाती है आजकल। इसके अलावा नीचे इसमें एक लीड जुड़ी हुई होती है, ये टैग जुड़ा होता है, इससे डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो आपका से। अभी आगे आएगी डायग्राम में, तो ये ध्यान रखिएगा ये कौन सी। अब ये आपके पास में सारा सामान हो गया आपके पास में। मैं एक ही इसमें दिखा दूँ आपको, थोड़ा सा इमेज से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको वैसे याद नहीं रहेगा। यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके पास। ये प्रोवाइडेड आयोडीन, टिंक्चर आयोडीन होना चाहिए, 70% एल्कोहल। ये देखिएगा, ये ग्रीन वाले जो हम बात कर रहे थे आपसे कि ये 18 गेज का आपके पास क्या होना चाहिए, कैनुला होना चाहिए, राइट। ये कॉटन बॉल्स है आपके पास में, ठीक है। ये आपका ल्यूकोप्लास्ट है, डायनाप्लास्ट जो है आपका ल्यूकोप्लास्ट, ये है आपका। ये स्टेराइल आपके ग्लव्स होंगे, प्रोवाइडिंग आयोडीन का सोल्यूशन हो गया। ये साइड को क्लीन करने के लिए वो आपकी सिरिंज होगी 23 गेज की, उसमें नीडल लगी हुई है ऑलरेडी। ये आपका IV सेट होना चाहिए, फास्टिंग वाला होना चाहिए, जल्दी फास्ट गर्म रहे। ये आपका यूरोबैग उसको कलेक्शन करने के लिए है, ताकि जो ड्रेन आप करेंगे थोड़ा सा कैसे से उसको ड्रेन करने के आप इसमें कलेक्ट कर सकें। ये पोजीशन होगी आपकी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो ये वाली पोजीशन दी जाती है पेशेंट को, कौन सी टेबल पे, कार्डियक टेबल पे आगे की तरफ पेशेंट बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये इस वाली पोजीशन में पेशेंट का ध्यान रखिएगा। या पेशेंट अगर इसमें पोजीशन में नहीं बैठ सकता है, पेशेंट अनकंफर्टेबल है, तो आप उसको ये वाली पोजीशन दे सकते हैं। इस वाली पोजीशन में जो आपका हेड साइड जो टिल्ट होगा वो आपका 40 डिग्री एंगल पर टिल्ट होगा, 40 to 60 डिग्री एंगल पर टिल्ट होगा। हाई फाउलर पोजीशन हम इसको बोल सकते हैं, फाउलर पोजीशन में होगा पेशेंट, ठीक है। और जिस साइड आपका अनअफेक्टेड है, इस साइड से आप ये वाला अफेक्टेड साइड आपकी ऊपर होनी चाहिए, जिस साइड आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन आपकी लीन फॉरवर्ड होगा, पेशेंट लीन फॉरवर्ड ऐसे होगा, और कार्डियक टेबल पर उसको किसी पिलो के ऊपर रख दिया जाएगा। पिलो है, पिलो के ऊपर वो झुका हुआ है, ठीक है, लीन फॉरवर्ड पोजीशन में है। पोजीशन की बात अगर करें तो हम लोग ये देखिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपका IV सेट हो गया, जहाँ से आप उसको फिक्स करेंगे। ये सीधा का सीधा आपका कहीं यूरोबैग में कनेक्ट होगा। ये वाला पार्ट जो है, जो हम लोग बोतल में लगाते हैं, ठीक है, जो हम नॉर्मल सलाइन या 5% की जो बोतल होती है उसमें जो इंसर्ट करते हैं, ये वाला पार्ट जाएगा आपका यूरोबैग के अंदर। और ये वाला जो पार्ट है आपका जहाँ नीडल लगी हुई है, इसको रिमूव करिए, और इसका सीधा का सीधा आपकी जो अभी अब्राहम्स नीडल हम लोगों ने देखी थी, उस अब्राहम्स नीडल में अंदर ये कनेक्ट हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, दोनों भी आपको चाहिए। बिफोर द प्रोसीजर की पहले की बात करें हम लोग, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, प्लेस पेशेंट अपराइट पोजीशन। कौन सी पोजीशन की बात कर रहे थे जब लोग, अपराइट पोजीशन में बैठा हुआ आपका पेशेंट के बैठा हुआ, देखिए अपराइट पोजीशन में। Ensure that the diaphragm is more dependent and facilitate the removal of fluid। इस कंडीशन में डायफ्राम आपका क्या होगा, ऐसे डोम की पोजीशन चेंज हो जाएगी, उससे आपके जो अदर ऑर्गन्स है उनके पेनिट्रेट होने के चांसेस कम होंगे और फ्लूइड इजीली ड्रेन हो सकता है। द लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन, द लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन इफ द पेशेंट इज अनेबल टू सिट अपराइट। अपराइट पोजीशन में पेशेंट अगर नहीं बैठ सकता है तो आप उसको लेटरल पोजीशन, लेफ्ट लेटरल या राइट लेटरल, जिस साइड आप उसका अफेक्टेड है वो ऊपर साइड में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर मुझे लेफ्ट साइड मेरा दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा उसमें फ्लूइड का इकट्ठा हो गया था, तो मैं कौन सी पोजीशन लूँगा, मैं राइट लेटरल पोजीशन लूँगा, न कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन लूँगा। तो ठीक है, अपराइट पोजीशन में नहीं हो सकता, तो अगर पेशेंट, तो उस कंडीशन में उसको सिट कर सकते हो, सिट नहीं कर सकता उसको लेटा सकते हो आप पेशेंट को। ये देखिएगा एक बार,
इस डायग्राम से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि इसमें कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे इसको तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा ये चीजें कि आप इसमें थोड़ा सिंथेसिस करने जा रहे हैं। इस कंडीशन में कौन सा प्रोसीजर करने जा रहे हैं, थोड़ा सिंथेसिस करने जा रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं पैरासिंथेसिस करने जा रहे हैं सब, ठीक है। सिंथेसिस आप प्रोसीजर इसमें करने जा रहे हैं। इसमें क्या देखिएगा कि आपका लंग्स है, लंग्स में ये देखो ये लेवल आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर ये फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है आपका, ठीक है। लेफ्ट लंग आपका अफेक्टेड है, ये फ्लूइड पुशेस ऑन लेफ्ट लंग को पुश कर रहा है फ्लूइड, तो यहाँ इसका वाइटल कैपेसिटी कम हो रही है, ठीक है। यहाँ देखिएगा पेशेंट कौन सी अपराइट पोजीशन में बैठा हुआ है या लीनिंग ऑन टेबल या लीन फॉरवर्ड पोजीशन में, टेबल के ऊपर कार्डियक टेबल है ये आपकी लगी हुई है, ठीक है। या इसको बोलते हैं मायो टेबल, कार्डियक टेबल या मायो टेबल, मायो टेबल या इसको कार्डियक टेबल बोलते हैं। वो उसके ऊपर पेशेंट कौन सी पोजीशन में, अपराइट पोजीशन में लीन फॉरवर्ड ऐसे बैठा हुआ, झुककर के पेशेंट बैठा हुआ है इस कंडीशन में, राइट। तो प्लूरल स्पेस फिल्ड विद एक्सेस फ्लूइड, प्लूरल स्पेस में देखिए एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड का यहाँ कलेक्शन हो गया है, ये आप बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये प्लूरल स्पेस में फ्लूइड का एक्सेस अमाउंट में कलेक्शन हो गया है, जिसको एक निडल के द्वारा ड्रेन किया जा रहा है। ये निडल के थ्रू फिर यहाँ पर आपका क्या है, ये ड्रेनेज बेग है, इस ड्रेनेज कलेक्शन बेग में यहाँ पर आ रहा है आपका फ्लूइड सारा, वहाँ से इसको ड्रेन किया जा रहा है, उसके बाद में यहाँ आपका कलेक्शन बेग में आ रहा है। तो इसमें भी आपसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन को पूछ सकता है कि इसमें आप कौन सा प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है, कौन सा प्रोसीजर किया जा रहा है। तो ये कंडीशन में आप कहेंगे कि ये पैरासिंथेसिस या थोरासिंथेसिस किया जा रहा है इस प्रोसीजर में। पोजीशन बिल्कुल क्लियर है इसमें, एकदम आपको नजर आ रही होगी। अब देखिएगा पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि पहले आप टैपिंग करेंगे उसको साइड क्लियर करने के लिए, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। देखिए कि पहले हम साइड क्लियर करेंगे उसकी पेशेंट की, कि पर्पस द डिटरमाइन द अपर बॉर्डर ऑफ द इफ्यूजन, इफ्यूजन की अपर बॉर्डर क्लीन करने के लिए जैसे आप उस पर टैपिंग करेंगे, अगर वहाँ फ्लूइड का कलेक्शन होगा तो पूरी साउंड भरी हुई आएगी, ठीक है। जैसे कहते हैं अगर खाली होगा तो उसकी आवाज़ नहीं आएगी, हर जल घगरी छल कर जाए, ठीक है। अगर भरा हुआ होगा आधा, उसमें फ्लूइड अंश आधा भरा हुआ आपका, तो वहाँ वॉल्यूम आएगा आप टैपिंग करने के बाद में। सुनी होगी ना आप लोगों ने, हिंदी में कहा हुआ था अधजल घगरी छल कर जाए, तो अगर आधा आपका लंग भरा हुआ है तो वहाँ ज़्यादा उसका साउंड आपको सुनाई देगा। तो जब आप टैपिंग करेंगे तो यहाँ आपको अपर उसका एयर एज पता चल जाएगा। पर्पस टू डिटरमाइन द अपर बॉर्डर ऑफ द इफ्यूजन, अपर बॉर्डर उसके कंफर्म करिए। पेनिट्रेट साइट इज फर्स्ट टू सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस बिलो द फ्लूइड लेवल। तो अगर आपको ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको यहाँ पर एयर को रिमूव करना है उसको, तो कौन सी सेकेंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, एयर अगर सेकेंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको एयर को रिमूव करना है तो उस कंडीशन में सेकेंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में आपको क्या करना होगा, नीडल को पेनिट्रेट करना होगा उस कंडीशन में, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट और सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है बिलो द फ्लूइड लेवल, फ्लूइड लेवल से बिलो में आप उसको पेनिट्रेट करेंगे इस कंडीशन में। अब ये ध्यान रखिएगा, इसमें देखिएगा कि आइडेंटिफाई मिड क्लेविकुलर लाइन, ये आपकी मिड क्लेविकुलर लाइन है, ये क्लेविकुलर लाइन है, ये क्लेविकल है, ये क्लेविकल बोन है मेरी, ये क्लेविकल मिड क्लेविकल है। तो इसी का सेम बैक साइड में देखिए, ये आपकी मिड क्लेविकुलर लाइन है, ये क्लेविकल बोन है इसकी, और ये आपकी मिड क्लेविकुलर लाइन है। तो इसको एक आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। पेनिट्रेशन साइट मस्ट बी एट लीस्ट 2 इंच बिलो द स्केपुलर टिप, स्केपुला की जो टिप है आपकी, जो स्केपुला की टिप है, ये आपकी स्केपुला की टिप है, ध्यान रखिएगा। ये स्केपुला बोन है, ये स्केपुला की टिप है, इससे एटलीस्ट 2 इंच बिलो द स्केपुलर टिप। स्केपुला से जब भी आप इसको पेनिट्रेट करेंगे तो पेनिट्रेशन की जो साइट होगी वो एटलीस्ट 2 इंच से नीचे होनी चाहिए, 2 इंच बिलो 2 इंच होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो पहले आप मिड क्लेविकुलर लाइन को क्लियर करेंगे कि ये आपकी मिड क्लेविकुलर लाइन है, फिर आप इसमें सेकंड क्लियर करेंगे कि जो आपका स्केपुलर टिप है, ये स्केपुलर टिप है आपकी, इस स्केपुलर टिप से एटलीस्ट 2 इंच आपकी नीचे आप उसको पेनिट्रेट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कितना आपकी जो पेनिट्रेशन साइट है वो स्केपुलर टिप से कितनी बिलो होनी चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा 2 इंच बिलो होनी चाहिए आपकी ये स्केपुलर टिप से। ये देखिएगा
पेनिट्रेट साइट इज 1 to 2 सेंटीमीटर बिलो द अपर बॉर्डर ऑफ डलनेस एरिया ऑफ परकशन। परकशन पे आप ऊपर एरिया पे आपने ठीक है टैपिंग किया उसको, तो उसको टैपिंग पे पूरा आवाज आ रही है। अपर बॉर्डर ऑफ डलनेस एरिया ऑफ परकशन, परकशन जहां पर आपको डलनेस सुनाई दे रही है उससे 1 से 2 सेंटीमीटर आपको बिलो होना चाहिए। गो डायरेक्टली अबव अपर एज ऑफ, डायरेक्टली जो अपर एज है इसकी वहां से आप जा सकते हो। गो डायरेक्टली अप अबव अपर एज ऑफ करस्पॉन्डिंग रिब, रिब जो करस्पॉन्डिंग रिब है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको एयर रिमूव करनी है तो सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में, तो थर्ड से ऊपर और सेकंड के बीच में, दोनों के बिटवीन आपको क्या करना पड़ेगा, पेनिट्रेट करना पड़ेगा। सेकंड आप यहाँ बात कर रहा है कि मार्क ए पेनिट्रेशन साइट, आपको एक पेनिट्रेशन साइट मार्क कर लेनी है। जैसे कि इसने मार्क कर ली है यहाँ पर, देखिए इसने 2 साइट मार्क कर ली है यहाँ पर, देखिए ये नोट कर दिया है इसने कि यहाँ इसको ये आपका स्केपुलर जो टिप थी उसको मार्क कर लिया। अब इससे 2 सेंटीमीटर नीचे की बात हो रही थी यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आपकी साइट आ गई कि यहाँ इसको पेनिट्रेट करना है इसको, राइट। तो इस तरह आप क्या करेंगे, मार्क ए पेनिट्रेशन साइट एटलीस्ट 2 इंचेस बिलो द स्केपुलर टिप। स्केपुला की ये टिप थी, ये टिप आपने मार्क कर ली इसको, इसके 2 इंच नीचे होना चाहिए, तो यहाँ आप इसको पेनिट्रेट कर सकते हैं। ये सेफ साइड है बिल्कुल आपके, तो पहले मार्क कर लीजिए उसको, उसके बाद में आप उससे 2 सेंटीमीटर बिलो चलिए। अब देखिएगा आप क्या करेंगे प्रोसीजर करने से पहले, जब आपको प्रोसीजर के लिए जाना है पेशेंट के, तो क्या करेंगे, एक्सप्लेन। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं उसको, पेशेंट को सी विल रिसीव, किस चीज़ के लिए एक्सप्लेन करना है कि अब हम आपको क्या करने जा रहे हैं, हम आपको लोकल एनेस्थीसिया देने के जा रहे हैं, उस पार्ट को, आपके पार्ट को शून करने के लिए जा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा पेन नहीं हो, राइट, टू मिनिमाइज पेन ड्यूरिंग द प्रोसीजर। क्लीन पेशेंट स्किन विद एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो आपने लिया था वहां पर, ये प्रोवाइडिन आयोडीन देखो ये आपके पास में रहा, इससे आप क्या करेंगे, उस एरिया को जो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप है उस स्पंज होल्डिंग फोर्सेप से एकदम क्लीन कर लेंगे उस एरिया को, और उसके बाद में फिर उसको ड्राई कर लेंगे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक। क्यों यूज करते हैं प्रोवाइडिन आयोडीन यहाँ पर, कि आप एसेप्टिक टेक्निक को मेंटेन करें और इन्फेक्शन वहाँ पेशेंट को नहीं हो, इसीलिए जो भी आपके पास एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है इसमें, उससे आप क्लीन कर लेंगे साइड को, राइट। ये देखिएगा इस तरह आप क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद ये ड्रेस शीट आपने लगा दिया इसके पेशेंट के ऊपर, यहाँ से आप ड्रेस शीट लगा दीजिए। जो ड्रेसिंग सेट आपके पास लिया था उसमें ही आपके पास में, और ओटी टॉवल होता है जिसको, ये इसको बोलते हैं आपके ड्रेस शीट, ये ड्रेस शीट आपने लगा दी यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर आपने बीटाडीन से क्या कर लिया, क्लीन कर ली साइड को, और उसके बाद में इसको आप क्या करने जा रहे हैं, पेनिट्रेट करने जा रहे हैं। यूज लार्जर निडल टू एनेस्थीसिया डीपर टू प्लूरा, कि प्लूरास के क्या करना है आपको, कि एनेस्थीसिया इज डीपर टू प्लूरा, प्लूरा से अंदर तक जाने के लिए आपको थोड़ी डीप निडल यूज करनी पड़ेगी, ताकि नाक पेनिट्रेट करेंगे वो अंदर तक प्लूरा तक जाएगी आपकी निडल, तो आप उसको डीपर जाने के लिए क्या करना होगा, आपको निडल जो है वो लार्ज साइज की निडल लेनी होगी। एस्पिरेट व्हाइल एडवांसिंग निडल, एस्पिरेट कर लीजिए अगर वहाँ पर ब्लड तो नहीं आ रहा है। कि जब भी अपन क्या करते हैं, जब भी अपन एनेस्थेसाइज करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, तो पहले क्या करते हैं, अंदर आके फिर पेनिट्रेट करते हैं, फिर उसके बाद एस्पिरेट करते हैं, अगर ब्लड नहीं आ रहा तो फिर हम लोग उसको पुश कर देते हैं, ठीक है। तो एडवांसिंग निडल वॉच द कलर चेंज इंडिकेटिंग दैट यू रीच प्लूरल स्पेस, आपका कलर कौन सा आ रहा है उसका, अगर चलो बस कलर का आ रहा है इट मीन्स आप वहाँ पर प्लूरल स्पेस में पहुंच गए। एंड इफ्यूजन फ्लूइड, फिर अगर आप सही स्टेज में पहुंच गए हैं, एस्पिरेट करना है आपको, एस्पिरेट करने के बाद में निडल को, उसके बाद देखेंगे आप उसको एस्पिरेट करने के बाद हाँ फ्लूइड उसमें आ गया है, तो उसके बाद फिर क्या कर लेंगे, आप उसको फ्लूइड को एस्पिरेट करना स्टार्ट कर देंगे, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। ये देखिए आप, ये हमारे रिब्स है आपकी, देखो ना मार्किंग कर रखी है इन्होंने, देखिएगा ये बिल्कुल दिख रही होगी आप लोगों को, ये 6th है, यहाँ 7th है, ये 8th है, ये 9th है और ये 10th है। तो यहाँ पर 8th एंड 9th के, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन, हाइट ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, हाइट ऑफ प्लूरल इफ्यूजन कहाँ है आपकी, यहाँ पर, ये ऊपर वाला पार्ट है इसका, और ये इसका लोअर पार्ट है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको करना है उस कंडीशन में, ये आपकी किडनीज हो गई, ये आपका लीवर हो गया, ठीक है, और ये वाली साइट हो गई। यहाँ देखो इसका ये आपको दे रखी है इसकी पूरी की पूरी, कि ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं, यहाँ पर ये प्लूरल इफ्यूजन यहाँ पर कलेक्ट हुआ है, देखिए यहाँ पर ये प्लूरल इफ्यूजन आपका कलेक्ट हो रहा है, सारा ये लंग्स के अंदर है, ये लंग्स की सेंसिटिविटी है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये प्लूरल इफ्यूजन का कलेक्शन हो गया है। तो इस प्लूरल इफ्यूजन को ड्रेन करना है आपको, ठीक है, ये आपका लंग्स है, ठीक है, ये इसकी ऊपर से ऊपरी वाली लेयर है, तो यहाँ पर आपको इसमें यहाँ निडल लेके इंसर्ट कर दिया है आप लोगों ने, यहाँ निडल इंसर्ट कर दिया आपने। अब यहाँ से ये प्लूरल इफ्यूजन है, इसको सारे के सारे को ड्रेन कर दिया जाता है।
हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको अगर फ्लूइड प्लूरल इफ्यूजन आपको कलेक्ट करना है, अगर फ्लूइड वहां पर अक्यूमुलेशन हो गया है, ठीक है, तो उसको 8th एंड 9th बिटवीन 8th एंड 9th इंटरकोस्टल स्पेस में आपको क्या करना है, पेनिट्रेशन करना है। क्योंकि आपको पता है ये लंग्स, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि यहाँ आपको सेकेंड और थर्ड के लिए जब एयर का कलेक्शन है तो सेकेंड और थर्ड पर क्यों, और जब आपका फ्लूइड अगर है तो वो नीचे क्यों। ये आपके लंग्स होते हैं, जब सबका पता है कि ये ठीक है, आपका राइट लंग हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका लेफ्ट लंग हो गया, ये आपका राइट लंग हो गया। इसमें दो लोब होते हैं, अपर लोब और लोअर लोब होते हैं। यहाँ पर 3 लोब्स होते हैं आपके, अपर, मिडिल एंड लोअर लोब। तो इसकी ये लेयर्स होती है, पैलेटल प्लूरा एंड विस्लर प्लूरा बनी हुई होती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्लूइड का कलेक्शन, अगर आपका फ्लूइड होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्लूइड का कलेक्शन होगा तो वो लोअर लेवल पे यहाँ पर होगा, फ्लूइड का कलेक्शन होगा तो यहाँ लोअर लेवल पे होगा। अगर ये एयर होगी तो एयर कहाँ कलेक्शन होगा, एयर यहाँ पर कलेक्शन होगा, ध्यान रखिएगा। तो एयर का यहाँ देखिएगा कि जब भी आपका यहाँ कौन से लेवल पे है, ये सेकंड आपके इंटरकोस्टल स्पेस है, ये आपकी थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस है, इसके बीच में आप जाएंगे तो इसको आप इजीली ड्रेन कर सकते हैं। जबकि ये वाला जो एरिया है आपका, ये ध्यान रखिएगा आपका कि यहाँ 8th इंटरकोस्टल स्पेस है, ये आपकी 9th इंटरकोस्टल स्पेस है। तो फ्लूइड को अगर ड्रेन करना है, फ्लूइड हमेशा लोअर, क्योंकि वो क्या होता है, वेज होता है, भारी होता है, उसका वेट होता है, तो हमेशा जो भारी चीज होती है वो हमेशा नीचे होती है, और जो लाइट थिंग होती है वो हमेशा ऊपर रहती है इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके जो ये फ्लूइड है, इसमें जो फ्लूइड का ये कम मात्रा में होता है, लेकिन इन्फ्लामेशन अगर हो जाता है तो ये ज़्यादा अमाउंट में कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ये लंग्स को कंप्रेस करना शुरू हो जाता है। तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है, बाहर का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को मेंटेन करता है, शोक जो होता है एक्सटर्नल शोक, उसको ये अंदर तक नहीं पहुंचने देता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से ये बचाने का काम करता है आपको। तो इस तरह इसका डायरेक्शन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, थोड़ा सा बी क्लियर। ये हाइट है इसकी, ध्यान रखिएगा। देखिए थोड़ा सा ये मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर, ये आपका लंग्स है और ये हाइट है आपके फ्लूइड की, यहाँ तक इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ये हाइट शो कर रहा है इसकी आपके। ये आपका लंग्स है, ये लंग्स में यहाँ हाइट तक यहाँ क्या भरा हुआ है, आपका प्लूरल फ्लूइड की हाइट है वहां तक, ठीक है। निडल इंसर्शन साइट, निडल कहाँ इंसर्ट करेंगे आप इस कंडीशन पे, यहाँ इंसर्ट करेंगे निडल, सॉरी, ठीक है। शुड बी फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, आपको शुड बी फर्स्ट टू सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस बिलो द हाइट ऑफ द इफ्यूजन 5 to 10 सेंटीमीटर, अगर ऑफ द फ्यूजन 5 to 10 सेंटीमीटर, ठीक है, टू द स्पाइन, स्पाइन से जो आपका इंटरनल स्पाइन है उससे क्या आएगा, प्लूरल इफ्यूजन 5 से 10 सेंटीमीटर आपको दूर। ये आपका देखो ये मिड लाइन है, ये मिड लाइन है आपकी, ठीक है। तो इससे आपको सेंट्रल जो लाइन है आपकी, उस लाइन से 5 से 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दूर रखना है, इसको 5 to 10 सेंटीमीटर आपको साइड में रखना है उस कंडीशन में, ये शो कर रहा है आपका ये, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह आप ड्रेन कर सकते हैं। मैंने आपको साइड बता दी कि क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि अगर आपको एयर वहाँ कलेक्शन हो गया उसको ड्रेन करना है तो सेकंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पर आप पेनिट्रेट करेंगे। अगर वहाँ फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो रहा है उसको ड्रेन करना है अगर आपको, तो 8th and 9th इंटरकोस्टल स्पेस के बिटवीन में आपको पेनिट्रेट करनी है निडल को, राइट। ये प्लूरल इफ्यूजन आपको बहुत क्लियरली यहाँ दिखाया गया है, इसको आप अच्छी तरह देख सकते हैं, एक बार डायग्राम से क्लियर कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग प्रोसीजर हम आगे चलते हैं कि आगे क्या करोगे कि ऑब्जर्व पेशेंट्स रेस्पिरेशन रेट, पेशेंट की रेस्पिरेशन रेट आपको ऑब्जर्व करनी है कि पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा है उसका, तो इस चीज़ के लिए आप एक बार उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। एंड ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, शॉर्ट ब्रीदिंग तो नहीं है, कोई डिस्निया तो उसको पेशेंट नहीं हो रहा, डिफिकल्टी तो नहीं है। टू प्रोवाइड बेस लाइन डेटा टू एस्टिमेट पेशेंट टॉलरेट ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। असेस पेशेंट वाइटल साइंस सच एज बीपी, उसका वाइटल साइंस पेशेंट को देखने हैं, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, वो सारी चीज़ें आपको एक बार चेक करनी है पेशेंट की। टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन सच एज, जैसे हाइपोवोल्यूमिक शॉक हो सकता है पेशेंट को ड्यूरिंग प्रोसीजर, तो उसके लिए आपका बीपी का आपको देखने एक बार चेक करते रहना है, उसके वाइटल्स फ्रीक्वेंटली देखना है। ड्यूरिंग प्रोसीजर की बात करते हैं हम लोग कि ऑब्जर्व पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की, पेशेंट की कॉन्शियसनेस कितनी है,
अनकॉन्शियस तो नहीं हो रहा पेशेंट, एंड गिव इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट को साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल आपको सपोर्ट देना पड़ेगा टू रिड्यूस पेशेंट एंजाइटी, कि पेशेंट को एंजाइटी नहीं हो, चिंता न हो, इसलिए पहले प्रोसीजर हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है पेशेंट को। लेकिन मॉनिटर उसका सेचुरेशन टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया, उसका सेचुरेशन मेंटेन करना है आपको, अबव 95% होना चाहिए इसका सेचुरेशन, उससे डाउन जा रहा है इट मींस पेशेंट हाइपोक्सिया की ओर बढ़ रहा है। ड्रेन मैक्सिमम 1.5 लीटर वन सेटिंग, 1.5 ना होकर इसका एग्जैक्ट मैंने आपको अमाउंट बताया है कि 1000 से लेकर 1200 ml वन टाइम कर सकते हो अगर आप थेरापेटिक पर्पज से कर रहे हो तो। अवॉइड री एक्सपेंशन पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा से बचने के लिए आपको क्या कर सकते हैं, वन टाइम पे इतना कर सकते हैं, डेटा है ये ऑप्शन है आपका, 1000 से लेकर के 1200 मिलीलीटर आप एक बार में ड्रेन कर सकते हैं। जब भी आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप उसको पेनिट्रेट कर रहे हैं तो पेशेंट को बोलेंगे कि आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, देन होल्ड द रेस्पिरेशन, उससे आपका जो डॉम है आपका वो इस स्टेट में रहेगा और आपके जो वाइटल्स ऑर्गन है उनके पेनिट्रेट होने के चांसेस कम होंगे, इंटरनल इंजरी होने के चांसेस कम होंगे, इसीलिए ये चीज़ की जाती है। आफ्टर प्रोसीजर की मैं बात करूं अगर, तो ऑब्टेन ए चेस्ट एक्सरे, आपको एक्सरे करना है पेशेंट का ताकि वहाँ फ्लूइड आपका देखते हैं कि आपका जो लंग अफेक्टेड था वो लंग क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो एक्सरे चेस्ट टू एवेल्युएट द फ्लूइड लेवल, फ्लूइड का लेवल कितना रहा है, टू कंपेयर द कंडीशन ऑफ द लंग बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर, कि बिफोर प्रोसीजर के क्या थी उसके लंग्स की कंडीशन, आफ्टर आपने थोरासिक प्रोसीजर किया उसके बाद क्या क्लियर हुई या नहीं। फॉर स्पेसिफिक हैंडलिंग फिल एंड ट्यूब्स विद द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, कितना रिक्वायरमेंट है आपको उसको उस हिसाब से हैंडल करना है। टू प्रिवेंट ओवर इनटेक ऑफ द फ्लूइड टू द स्पेसिमेन बॉटल, ठीक है, आपको इनटेक और उसका जो आउटपुट है उसमें आपका जितना फ्लूइड ड्रेन किया है उसका कलर क्या था उसको कलर लेबल कीजिएगा। अगर सैंपल भेजना है आपको, उसकी कोई बायोप्सी ली है आपने तो उसको लैब में भेज दीजिएगा। करेक्ट लेबलिंग और स्पेसिमेन मेटल देन सेंड टू लैब, उसका इन्वेस्टिगेशन किया आपको उसमें जो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, टू प्रिवेंट इनकरेक्ट रिजल्ट टू द पेशेंट, ठीक है, तो उसको लैब में भेज दीजिए ताकि उसका पैथोलॉजी आप पता चले कि उसमें वहाँ कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है। नेक्स्ट की बात करूँ, डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर, पेशेंट रेस्पॉन्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड का कैरेक्टर किस टाइप का था, उसका अमाउंट कितना है, पेशेंट रेस्पॉन्स कैसा रहा, फॉलोअप उसका क्या रहा, सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन करनी है। टू डेवलप फर्दर ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, आगे के पेशेंट का डेवलप जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो गो थ्रू अच्छा हो, उस चीज़ के लिए आपको क्या करना होगा, सारी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी। प्रोवाइड पोस्ट प्रोसीजर एनालिसिस एंड नीडेड, जो एनालिसिस की नीड है आपको अकॉर्डिंग टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर या ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स, जो एनालिसिस वो कहता है आपको, तो उस साइट को आपको कंप्रेस करके रखना है। जो साइट पे आपने पंक्चर किया है उस साइट को आपको प्रेस करके रखना होगा और ड्रेसिंग पेड लगाना होगा, ऊपर से आपको ल्यूकोप्लास्ट लाइनाप्लास्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे प्रेशर, ताकि वहां से ब्लीडिंग नहीं हो। ताकि क्यों कंप्रेस करके रखा जाता है उसको इंसिजन साइट को, कि वहां पर ब्लीडिंग के चांसेस नहीं हो, एसेसन नहीं हो किसी तरह का, उसलिए आप क्या करेंगे वहां पर उसको कंप्रेस करके रखेंगे, ठीक है। एनाल्जेसिक आप पेशेंट को दे सकते हैं, पेन रिलेटेड इंसिजन साइट पर आपका पेन होगा पेशेंट को, इसीलिए आप उसको कंप्रेस करके रखेंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे। रेस्ट इन बेड फॉर अबाउट 2 आवर्स आफ्टर द प्रोसीजर, रेस्ट इन बेड, पेशेंट को बोलेंगे कि 2 घंटे आप आराम करेंगे, ठीक है, ऑपरेशन लगा करके रखेंगे, पिलो आप अप्लाई कर सकते हैं। टू मिनिमाइज पेशेंट एक्टिविटी ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन सच एज डिस्निया हो सकता है पेशेंट को, इसलिए 2 आवर्स के लिए उसको रेस्ट करने के लिए बोला जाएगा पेशेंट को। ब्लड प्रेशर एंड ब्रीदिंग विल बी चेक्ड फॉर अप टू ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के लिए उसके वाइटल्स आपको चेक करने होंगे पेशेंट को, टू मेक श्योर डोंट हैव कॉम्प्लिकेशंस, कि ताकि किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो पेशेंट में। इसीलिए फिर भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट में अराइज हो सकती है, तो उस कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी अराइज हो सकती है आपसे पूछेगा, इनमें से कोई सा भी आपको एक ऑप्शन राइट दे देगा, बाकी उनमें से कोई ऑप्शन चूज करने के लिए बोल देगा। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती है पेशेंट में, पल्मोनरी एडिमा पेशेंट को हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, वहाँ पर पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, अगर आपने कंप्रेस करके नहीं रखा तो पेनिट्रेट अगर कर गया है वो तो ब्लीडिंग होने के चांसेस रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट में देखने को मिल सकती है आप में, पल्मोनरी एडिमा, एयर एम्बोलिज्म, ब्लीडिंग हो सकती है, पेशेंट को इन्फेक्शन, अगर आपने एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं की
प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन का फॉलो नहीं किया आपने, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, एयर एम्बोलिज्म पेशेंट को हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है पेशेंट को, अगर गलत साइड पंक्चर हुई है तो पेशेंट को डिस्निया हो सकता है, कफिंग हो सकती है फ्लूइड को, एटेलेक्टेसिस हो सकता है पेशेंट को। ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई सी भी चीज़ हो सकती है पेशेंट में। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार गो थ्रू हो जाना, आप पिक्चर ले सकते हैं इसकी, बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा क्लियरली। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आप मुझे चैट करके बता सकते हैं, उन क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगा। तो एक बार आप हमारे चैनल उत्कृष्ट नर्सिंग एकेडमी को आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक करिए, उसको शेयर करिए और कंटिन्यू आप देखते रहिए। जैसा हमारा एक फेसबुक पेज भी है, वहाँ पर हमारी जो नया ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन जो बैच चल रहे हैं उनकी अपडेट ले सकते हैं। उत्कृष्ट नर्सिंग एकेडमी के नाम से वो फेसबुक पेज भी हमारा, तो वहाँ आप जा सकते हैं। हमारा चैनल भी है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय।